Hello, dear student. I, Rakesh Chaudhary, Head of the Department Physics, Gudha Public School, welcome you all on my YouTube channel, Power of Physics, and this online classes run by GPSC School, Gudha Gorsi. As in last class, we have calculated two parameters, radius of electron orbit and velocity of electron in their orbits. Now, in today's class, we will calculate again two parameter. First one, energy of electrons in their orbit, and second one, wavelength when electron transit from higher energy level to lower energy level. Then सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनर्जी से. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं पहले उस चीज़ का ध्यान रखें. हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की. इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ नील्स बोहर पोस्टुलेट. पहली पोस्टुलेट नील्स बोहर की, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है. Third orbit, when electron transit from higher energy level to lower energy level, then it will emit a photon of a particular frequency, and the energy of that photon will be equal to the energy difference of both energy levels. ये तीन postulates थे. अब हम calculate कर रहे हैं energy. सबसे पहली चीज तो ये देखें, एनर्जी टू टाइप्स की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेट दिस इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जब इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स में, देन न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव. जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव. अब देखो इतने सालों से वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है. रदरफोर्ड ने तो कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, बट बाद में नील्स बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपनी ही ऑर्बिट में, जब स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. वो एनर्जी रेडिएट कब करता है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, उस टाइम पर वो एनर्जी है वो उसको एमिट करता है. अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन ये है इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी है, बिल्कुल है. दोनों तरीके की एनर्जी है. इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. हियर पोटेंशियल एनर्जी कहां से प्रोवाइड करवाई जा रही है इसको, ये जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी हम अलग अलग मेथड से प्रोवाइड करवा सकते हैं, टेम्परेचर से, लाइट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो अलग अलग मेथड है. तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी. देन टोटल एनर्जी E will be equals to kinetic energy plus potential energy. Then E is equals to, काइनेटिक एनर्जी को मैं डिनोट कर देता हूं E के, एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारे पास U. सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट कर दें. एज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल्स टू हाफ mv². ये फॉर्मूला होता है. nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसको मैंने Vn डिनोट कर दिया. Vn इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखो यहां पर आया हाफ mv². हमें यह देखना है कि ये वाली टर्म्स बोहर की कौन सी पोस्टुलेट में आती है. याद करो, फर्स्ट में mv²/r इज इक्वल्स टू kze²/r². देन फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट I can write that mvn² upon rn, necessary centripetal force provided by ze² upon 4πε0 rn². यही है. rn से rn एक कैंसिल, तो ये rn से rn कैंसिल. हमें तो इसका हाफ चाहिए. देन हाफ mvn² will be equals to ze² upon 2 into 4πε0 rn. ये फॉर्मूला हो गया हाफ mv² का. देन ये वाला फॉर्मूला E के ही तो है, काइनेटिक एनर्जी तो है. देन E के तो अपने को मिल गया यहां से, इक्वेशन नंबर 3. यही क्या है, E के है, काइनेटिक एनर्जी है.
अब बात कर ले हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फिजिक्स से मैंने पढ़ा कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, देन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी K Q1 Q2 बाई R। देन पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। अब यहां देखें, K की जगह इसको मैं ये भी लिख सकता हूं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहां देखें Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज, किस पर, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, Ze, Z उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, प्लस का होता है, देन ये तो हो गया Ze। Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय -e, देन इट विल बी Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Then formula of potential energy, U is equals to minus ZE square upon 4 pi epsilon naught Rn। ये nth ऑर्बिट की रेडियस है तो इसको हमने डिनोट कर दिया Rn से। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो इतनी तो काइनेटिक एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, देन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 1, इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, देन टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल्स टू, यहां कितना है हमारे पास, Ze स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब देखो यहां हाफ 1/2 है, और यहां या एक चीज एक बार कॉमन ले लें इनको, यहां से टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है, Ze स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn कॉमन आ गया। यहां क्या बच गया हमारे पास, 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 क्या हो गया, -1/2। देन फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये टोटल एनर्जी हो गई। तो इसको मैं अब En से डिनोट कर देता हूं कि जो nth ऑर्बिट है उसकी टोटल एनर्जी En इज इक्वल्स टू, हमें इतना मिल गया। कौन सी चीज क्या क्या है, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब एक काम करें, Rn की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो इससे पहले लास्ट वाले लेक्चर में हमने रेडियस कैलकुलेट की थी, याद करो, बिकॉज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला Rn इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर, यही था। और ये Rn की वैल्यू पुट कर दो Rn की जगह, देन टोटल एनर्जी En विल बी इक्वल्स टू माइनस Z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई m z स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया बस। देन टोटल एनर्जी En इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस का m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस m z स्क्वायर e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमारे पास, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है उनकी वैल्यूज में पुट कर दें, देन En इज इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, Z इज द एटॉमिक नंबर, ऐसे रहना दो इसको, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर, n स्क्वायर, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34
का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो En इज इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उस टाइम पर जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, विच इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? अब आप देख रहे होंगे यहां पर आया है माइनस का साइन, या आया? तो यहां पर माइनस का साइन आया है। ये माइनस का साइन हमें क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस प्लस जेड चार्ज होता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। देन प्लस एंड माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये हमें क्या बताता है यहाँ पे कि ये जो माइनस साइन आया है वो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से अलग अलग के ऑर्बिट्स जो हैं उनके लिए हम कैलकुलेट कर लें। हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व कर रहे हैं पूरा। देन फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करें। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड की वैल्यू 1 अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो E2 विल बी इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। 4 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे तो E3 वो आ जाएगा हमारे पास -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, विच इज अप्रोक्सीमेटली -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। और जब लास्ट वाली इन्फानाइट वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे, कि जब हम इन्फानाइट पे चले जाएंगे तो उस वाले के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे देन ई इन्फानाइट कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन इन्फानाइट स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन लास्ट टू लास्ट इन्फानाइट वाली ऑर्बिट में हो जाएगा तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी है वो कितनी हो जाती है? 0। अब देखो, फर्स्ट जो ऑर्बिट था, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6, सेकेंड वाली में -3.4, थर्ड वाली में -5.1। इट मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट में -13.6, -3.4, -1.5, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उतना ही ज्यादा होगी। अब अगर मैं इन सबको एक एनर्जी लेवल में, आपको यहां से एक चीज पता लग रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। भाई फॉर्मूला था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, देन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। अब देखो, अगर हम अलग अलग के लिए देखें, मैं आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाऊं तो नीचे वाली जो होती है, जिसके लिए हमारे लिए n इज इक्वल्स टू 1 होता है, जिसको अपन फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। हम इसको फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल देते हैं, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी इसको बोलते हैं, इसको n इज इक्वल्स टू 1 भी बोला जाता है, इसको k भी बोला जाता है। फर्स्ट में एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट। भाई एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? पहली तो हो गई, ग्राउंड कौन सी है? n इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी हमारे पास? ये वाली। तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2 है। एनर्जी कितनी होगी? -3.4। n इज इक्वल्स टू 3 में एनर्जी कितनी थी हमारे पास? -1.5। दोनों के बीच का गैप देखो, अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का है। तो अगर इतना 10 है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला गैप लगभग इतना सा आएगा।
और इसमें एनर्जी हो गई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर ये हो गया n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 4 के लिए आप कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी -13.6 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल्स टू 0.8 अप्रोक्सीमेट 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। देन वो हो जाएगा, ये हो गया n इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट, ये ग्राउंड, ये हो गया हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फिर फोर्थ ऑर्बिट। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इस वाली को हम बोल देंगे, जो नेक्स्ट वाली होगी उसको बोल देंगे फोर्थ ऑर्बिट या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स के डायग्राम, लास्ट ऐसे ही n इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 और ऐसे लास्ट वाला क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस होगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड z बाई n। नाउ एनर्जी इतना याद रखो बस -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं हम उनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, जब उस इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री करवाना है तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक उसकी टोटल एनर्जी 0 नहीं हो जाती तब तक वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को उस ऑर्बिट से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मेरे को एटलीस्ट उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि उसकी टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो एनर्जी तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब अपन चलते हैं किस पर, वेवलेंथ पर। किसकी वेवलेंथ, हमने बात की थर्ड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस टाइम पर वो क्या रिलीज करता है, एक फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और वहां h न्यू की जगह हम राइट कर सकते हैं sc/λ। देन लैम्डा जो होती है वो उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो वहां से अब जब वो फोटोन एमिट करेगा तो उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला हमें अब ड्राइव करना है। देखो किस तरीके से ड्राइव करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है किसकी टर्म्स में करेगा, फोटोन की फॉर्म में। तो वो जो फोटोन होगा उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। देखो उसके लिए मेरे पास ये हो गया न्यूक्लियस, जेडी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। दो ऑर्बिट में बना देता हूं, ये n1 ऑर्बिट है, फर्स्ट कोई भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये n2 है। तो मेरे को पहले तो ये बताओ इनमें से एक्साइटेड ऑर्बिट कौन सी होगी, n2 वाली, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किस में है, n2 ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो ये तो इसको तो मैंने बोल दिया ग्राउंड स्टेट या फिर बेस स्टेट जिसमें वो लोड किया आ रहा है, या लोअर एनर्जी लेवल, इसको लोअर, ये ज्यादा ठीक रहेगा, लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट। और ये जो है सेकंड वाली ये हो जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिट, इसमें एनर्जी ज्यादा है उसकी, हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब कितनी है, लोअर वाले में मैं एनर्जी मान लेता हूं कि उसकी एनर्जी कितनी है En1, और हायर वाले में उसके पास एनर्जी कितनी है En2। ये तो वाह, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी होगी En1, हायर में होगी एनर्जी En2। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा किस से किस में, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, जब वो आएगा उसी टाइम पर तो वो छोड़ेगा फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर क्या था, फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, क्या आया था हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट में, थर्ड में ये था कि h न्यू will be equals to energy of photon will be equals to energy difference of both energy levels
एच न्यू इज इक्वल्स टू En2 माइनस En1। ये हायर एनर्जी लेवल में से हमें लोअर एनर्जी लेवल वाली जो एनर्जी है उसको माइनस करना है। कैलकुलेट क्या करना है, लेमडा, कि उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, जो रेडिएशन वहां से एमिट हो रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, Hc upon lambda, because nu is equals to c upon lambda, then it will be equals to En2 minus En1। एनर्जी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, E, और वो En की वैल्यू कि nth ऑर्बिट जो होता है उसमें एनर्जी है वो कितनी होती है, क्या फॉर्मूला था, माइनस यहां पर अपने पास वैल्यू थी m जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये थी वैल्यू। अब ये कौन से में होगी, ये nth ऑर्बिट में एनर्जी हो गई हमारे पास। अब सबसे पहले हम n2 ऑर्बिट में देखें, n2 ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाएगी, देन hc बाई लेमडा will be equals to En2, then value of En2 minus m z square e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n2 square h square। तो ये एनर्जी तो होगी किसमें, जो हमारे पास हायर एनर्जी लेवल था उसमें, माइनस En1 जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उसमें उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, देन लोअर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है, N1, और उसमें एनर्जी क्या है हमारे पास, En1, देन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। फॉर लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट विल बी N1, देन माइनस ऑफ माइनस m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। नाउ जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे देन माइनस एंड माइनस ये क्या हो गए प्लस, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, Hc बाई लेमडा, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, m कॉमन, z स्क्वायर कॉमन, e टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। पहले प्लस वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखें यहां पे N1 कौन सा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, N2 कौन सा है, हायर एनर्जी ऑर्बिट। ऐसे याद रख लेना, N1 जिसमें वो ट्रांजिट करके लौटेगा, N2 जिससे वो ट्रांजिट करके आएगा, जिसमें आएगा जिससे आएगा, ऐसे ध्यान रख लेना। अब हमें तो लेमडा कैलकुलेट करना है, देन फ्रॉम हियर 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, ऐसे इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देन m z स्क्वायर e टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, Hc भी आ गया, और क्या है यहां हमारे पास बच गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब हियर इन दिस वैल्यू m e टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, all terms are constant here, m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square h cube into c, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट हैं और इसको मैं r से डिनोट कर देता हूं, दिस इज कांस्टेंट where r is known as Rydberg constant, this is Rydberg constant। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में कई बार अपने से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। देन एक बार इसकी जगह r पुट कर दें, देन 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, ये सारी जो चीजें हैं केवल z को छोड़ दें, z स्क्वायर को छोड़ दें, बाकी ये सारा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, r विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वो ट्रांजिट करेगा, मूव करेगा, उस टाइम पर लेमडा जो भी वो रेडिएशन एमिट करेगा उस रेडिएशन के रेस्पेक्टेड उसके जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। नाउ r रिडबर्ग कांस्टेंट, r इज इक्वल्स टू, किसकी जगह लिखा था हमने r, ये m e टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, m mass of electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 e to the power 4 1.6 into 10 to the power minus 19 to the power 4 upon 8 8.85 into 10 to the power minus 12 6.63 into 10 to the power minus 34 की power 3 into speed of light 3 into 10 to the power 8।
ये सब कुछ सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। इन सब की वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं देन आर विल बी इक्वल्स टू 1.097, वैसे 66 आता है, 7 से डिनोट कर दिया, इंटू 10⁻7 पर मीटर। यूनिट जो होगी वो पर मीटर होगी। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 1/λ विल बी इक्वल्स टू आर की जगह 1.09 इंटू 10⁻7 रिडबर्ग कांस्टेंट। Z फॉर हाइड्रोजन एटम, Z इज इक्वल्स टू 1, देन इट विल बी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और बच्चों एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है N1, ये ग्राउंड या लोअर एनर्जी, और ये N2 ये हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये उस वेवलेंथ का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल कैसे देगा, हालांकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा न्यूमेरिकल वगैरह, बट यहां अगर हम देखें आपको क्वेश्चन ये दे दिया, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से स्विच करके 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो जो रेडिएशन छोड़ेगा, एमिट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, रख दो फॉर्मूले में। 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7, 1/n1 स्क्वायर, जिसमें लौट कर आ रहा है, कौन से में आएगा, 2nd में। जो छोटी वैल्यू है वो लेस वाली वैल्यू उसको पहले लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, माइनस कौन सी से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, तो पहले तो इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा बता ही दूं आपको, 1/λ इज इक्वल्स टू, ये आ रही तो है, एक बार आ रही रहने दो इसको, 1/4 माइनस 1/16, देन 1/λ इज इक्वल्स टू r, एलसीएम इज 16, 4 माइनस 1, 1/λ इज इक्वल्स टू, ये हो गया r इंटू 3/16, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 16/3 इंटू r। अब बच्चों इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो, 1/r जो होता है उसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। जब 1 में हम डिवाइड करेंगे 1.09 इंटू 10⁻7 से, और लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतनी निकल के आएगी। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा इसको इजी हो जाता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, देन 16/3 एंड 1/r की वैल्यू पुट कर दी 912 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर आंसर। पहले हमें 1/λ कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी और जो वेवलेंथ होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कौन कौन सी सीरीज होती हैं, लाइमन बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड वगैरह, वो सारी सीरीज डिस्कस करेंगे। उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो किस तरीके से अपने को करना है वो हम लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।